हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक की ये 6th वीडियो रहेगी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था, भाई कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। इसमें ज़्यादातर वेरिएबल मिल रहे थे, भाई कोई +2 में भी शो कर रहा है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। उसके साथ फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, भाई जैसे अलग अलग कंपाउंड मतलब एलिमेंट दे दिया आपको, किसी की कोई +2 में ज़्यादा स्टेबल है, कोई +3 में है, तो इसके पीछे रीज़न क्या था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो D0 होगा और D5 होगा और D10 होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने पर वो D0, D5 और D10 बन रहा है तो वो स्टेबल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसको D5 में से और D10 में से लूज करना पड़ रहा है, मतलब वो D4 बन रहा है या फिर वो D9 बन रहा है, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो उसको D5 में से और D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा लगती है, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनाइजेशन एंथैल्पी के ये मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। 8-10 आपकी प्रॉपर्टी हैं, 10-11 के आसपास हैं, ठीक है। तो उनको डिटेल में पढ़ना, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो है मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे ज़्यादातर एलिमेंट क्या है, मेटल हैं, वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट में से मेटेलिक प्रॉपर्टी ना पूछते हुए वो आपसे क्या कर सकता है, कंपैरिजन करवा सकता है एग्जामिनर, भाई एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी किसके पास है। तो आप सबको पता है भाई एस ब्लॉक में ज़्यादातर क्या है, मेटल ही है, ठीक है। सारी की सारी क्या है, मेटल है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर किसके पास होगा, एस ब्लॉक के पास। उसके बाद दूसरा कौन आता है, डी ब्लॉक। पी ब्लॉक में नॉन मेटल ज्यादा है, ठीक है, गैसेस हैं और नॉन मेटल ज्यादा है। तो इस वजह से डी ब्लॉक में उसके सेकंड है मेटेलिक करैक्टर सबसे ज्यादा एस ब्लॉक में होगा, उसके बाद डी ब्लॉक में और सबसे कम पी ब्लॉक में। ये ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा वो क्या ऑर्डर इसमें पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट दे दिया, ठीक है, कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दे दिया और कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट दे दिया। ऐसे तो सबको पता है, याद कर लेंगे, एस है फिर डी है फिर पी है। लेकिन वो क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब मुश्किल बनाने के लिए वो ऐसे भी पूछ सकता है, कोई एस का दे दिया, कोई पी का और कोई डी का। पूछेगा अब बताओ इनमें से तीनों में से किसके पास ज़्यादा या कम मेटेलिक करैक्टर है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबसे ज़्यादा डी मतलब सबसे ज़्यादा एस का, फिर उनसे कम डी का और सबसे कम पी का, ठीक है। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो टेंडेंसी है ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है। क्योंकि देखो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल की कि वो गेन करता है। अब यहाँ से यहाँ मेटेलिक करैक्टर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो एस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद डी में और सबसे कम पी में। क्योंकि मेटल का बिहेवियर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब मेटेलिक करैक्टर किसी में कम है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसके अंदर जो टेंडेंसी है वो कम है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर किस में होगा, एस में, उससे कम डी में और उससे कम पी में, ठीक है। ऐसे भी आप याद रखते हो, पहले हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं फिर पी फिर डी, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इनको उल्टा कर देना है, ठीक है। कैसे भी आप ट्रिक बना के याद कर लेना। उसके बाद देखिए सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस उसको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा जिसने प्रीवियस वीडियो में वो पढ़ा हुआ है, जो हमने ट्रेंड्स पढ़ा था, किसमें, साइज में, भाई अलग अलग साइज वेरी करा है। जैसे हमने पढ़ा था ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक शुरू में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, फिर कॉन्स्टेंटली नियरली इक्वल आ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गया। तो डिक्रीज किस वजह से हो रहा था, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। जेड इफेक्टिव क्या था, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो इस वजह से साइज जो बड़ा होना चाहिए था वो कम हो गया था, ठीक है। दूसरा इक्वल क्यों आ रहा था, क्योंकि जेड इफेक्टिव और उसके साथ साथ जो शील्डिंग पावर है वो बैलेंस हो गई थी। और इंक्रीज किस वजह से हो रहा था, क्योंकि शील्डिंग पावर जीत गया था, डोमिनेट हो गया था। तो जेड इफेक्टिव से ज्यादा पावर किसकी होगी थी, शील्डिंग की। तो इस वजह से साइज क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। वैसे ही एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मतलब जो आपने एटम पढ़ा है, ठीक है, उसकी रेडियस। अब जैसे जैसे साइज है एटम का वैसे वैसे रेडियस होगी। स्कैंडियम की मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये बाहर की सेल्स हैं। तो न्यूक्लियस से जो बाहर की सेल तक की जो लेंथ है वो रेडियस है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, अगर साइज घटेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, घटेगी, ठीक है।
तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक तो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मान लीजिए पहले ये साइज इतना था, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, न्यूक्लियस ने क्या किया, अपनी तरफ खींचा। अगर खींचेगा तो ये इसके पास आएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव की वजह से इनमें तो, इनकी रेडियाई में तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद मैग्नीज से लेकर निकल तक इनका निकल इक्वल आ रहा है। ठीक है, नियरली कॉन्स्टेंट है, मतलब सबकी जो रेडियाई है वो सेम है, मतलब इनकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है उसको कौन कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट किसको कैंसिल आउट कर रहा है, जिंक इसको, जेड इफेक्टिव को। मतलब जैसे हमने पढ़ा था भी, जो ये डी के एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शील्ड करते हैं, मतलब इसको ढक देंगे न्यूक्लियस को। अब अगर ये न्यूक्लियस को ढक देंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा। अब खींच नहीं पाएगा तो ठीक है, तो पहले वो साइज छोटा कर रहा था खींचने की वजह से, अब शील्ड कर दिया है। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स ने, डी ऑर्बिटल वाले जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन्होंने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया। तो शील्ड करने की वजह से न्यूक्लियस की पावर है जो बाहर नहीं जा पाएगी, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से देखो, ना तो वो अपनी तरफ खींच पा रहे हैं, ठीक है, और वो उनको शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपकी वही एग्जाम्पल है, आपकी मम्मी आपको मारने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये आप हो, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, ये आप हो। ठीक है, और ये आपके फादर बीच में है। तो आपकी मम्मी आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है पीटने के लिए, लेकिन आपके पापा क्या कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। तो आप अपने जगह से हिलोगे, नहीं हिलोगे। ऐसे ही है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शील्डिंग वाले कह रहे हैं कि हम आपको खींचने नहीं देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा। तो इस वजह से साइज क्या होता है, नियरली इक्वल होता है। उसके बाद जो थर्ड है हमारा वो है कॉपर और जिंक। इनमें क्या होता है, रेडियस का साइज इंक्रीज हो जाता है। किस वजह से इंक्रीज होता है, क्योंकि जो शील्डिंग पावर है वो डोमिनेट कर जाती है, मतलब आपके पापा जीत जाते हैं। ठीक है, आपको बचाने में। तो आपकी मम्मी से अगर आपको बचा लेंगे तो आप क्या करोगे, बाहर खेलने जा सकोगे। ठीक है, और अगर मम्मी नहीं जाने दे रही है तो क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है। अगर पापा जाने दे रहे हैं तो मतलब बाहर खेल सकते हो। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक दूसरा इफेक्ट भी होता है इसमें, वो होता है इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन का। भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से अगर वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। मान लीजिए आप 2-3 भाई बहन हो, ठीक है, आप एक दूसरे से झगड़ा करोगे तो भी घर वाले क्या देंगे, बाहर जाके खेल लो। ठीक है, तो इस वजह से भी साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए एटॉमिक रेडियस में समझ में आया, शुरू में डिक्रीज हो रहा है, किस वजह से, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। फिर इक्वल आ रहे हैं क्योंकि दोनों जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर बढ़ रहा है किस वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है। उसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी आयनिक रेडियाई। देखिए एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में डिफरेंस है। एटॉमिक रेडियाई क्या है, जब नॉर्मल आपका कोई एटम है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में, मतलब अभी तक इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है। और आयनिक रेडियाई कब है, जब वो मान लीजिए, ठीक है, उसने 1-2 कितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, अगर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो अब वो उसकी रेडियाई कौन सी बन गई, आयनिक रेडियाई। ठीक है, आयनिक रेडियाई कब होगी, जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। और एटॉमिक रेडियाई कब होगी, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूट्रल स्टेट में है, अभी तक उसने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया हुआ है। तो आयनिक रेडियाई में क्या ट्रेंड आएगा, इसमें जैसे इसमें तो अलग अलग आ रहा था, कहीं पर घट रही है, कहीं पर इक्वल, कहीं पर बढ़ रही है, लेकिन आयनिक रेडियाई में सब की सब, मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। दूसरा इसके पीछे रीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें पता है, जैसे आपने डी जो ब्लॉक पढ़ रहे हैं उसमें हम 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसने लूज किया है, बाहर वाली सेल पहले f है, उसके बाद ये अंदर वाली d है। ठीक है, अंदर वाली को अभी कंसीडर नहीं करना, हमें 2 पे फोकस करना है। तो S में से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, D में कोई भी भर दिया, मान लीजिए 3-4 किसी का हमने ले लिया एग्जाम्पल। तो जब S हम लूज करेंगे, ठीक है, आयनिक रेडियाई पढ़ने के लिए हमें एटम को आयनिक स्टेट में मत भेजना पड़ेगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो वहां से मान लीजिए उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, ये S वाले इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले वाली D है, ये D वाले इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक वाले। ठीक है, तो S वाले इलेक्ट्रॉन बाहर है, D वाले अंदर हैं, तो D वाले किसको शील्ड करते हैं, S वाले को, तभी तो साइज का कोई इशू पड़ते हैं भी, घट रहा है या बढ़ रहा है। अब अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, ठीक है,
इस आयन ने, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन बाहर वाले डोनेट कर दिए s के, तो अब इसके पास s में ऑर्बिटल में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो d वाले किसको शील्ड करेंगे, किसी को शील्ड नहीं करेंगे। तो अब न्यूक्लियस क्या करेगा, d वालों को ही अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक तो s के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो d किसको शील्ड करे, सेकंड क्या है, न्यूक्लियस क्या करेगा, d को ही अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तो z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो इस वजह से साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ये है एटॉमिक रेडियाई जब न्यूट्रल स्टेट में है, और ये है आयनिक रेडियाई जब वो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। उसके अलावा अब जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाते हैं, तो जनरली ट्रेंड देखा गया है कि लेफ्ट से राइट जाने में डेंसिटी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्योंकि आपको पता है ये तो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर वो पूछता है, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपको आंसर देता है। भाई ये देगा, आपने बताया, अभी हमने एक्सप्लेन किया कि लेफ्ट टू राइट जाने में हमारी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने में डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन वो एग्जाम्पल देगा कॉपर और जिंक का। ठीक है, लास्ट का कॉपर और जिंक का भी यहां तक जाते जाते हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। कॉपर तक आते आते 8.9 है, लेकिन जिंक की डेंसिटी 7.1 है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में वो आपको ये दे देगा, कॉपर की डेंसिटी है 8.9, जिंक की डेंसिटी है 7.1। ठीक है, तो रीजन बताइए क्यों होता है। ठीक है, आंसर आपको खुद ही दे देगा, क्वेश्चन नहीं पूछता, वो पूछता है रीजन बताइए। एक्सेप्शनल केसेस में सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक्सेप्शनल से ही आते हैं, नॉर्मल बिहेवियर से वो क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इसके पीछे रीजन क्या लगेगा, क्योंकि देखो हमने एटॉमिक जब ट्रेंड पढ़ा था उसका साइज का, ठीक है, हमने पढ़ा था भी यहाँ तक जाते जाते साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉपर से ज्यादा किसका होता है, जिंक का। कॉपर से बड़ा साइज किसका होता है, जिंक का। किस वजह से होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो एटम का साइज बड़ा हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि कॉपर से बड़ा कौन है, जिंक। अगर जिंक का साइज बड़ा है, ठीक है, जिंक का साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो वॉल्यूम भी बड़ा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये छोटी सी ये है कैप है, ठीक है, इसका साइज इतना सा है, तो इसका वॉल्यूम मतलब इसने जितना स्थान घेरा हुआ है इतना ही है। अब ये देखिए इसके साथ है कि ये पेन है, इसका साइज बड़ा है तो इसने ज्यादा वॉल्यूम घेरा हुआ है, ठीक है, ज्यादा जगह घेरी हुई है, तो साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्योंकि साइज कॉपर का मान लीजिए इतना है, इतना तो है नहीं, डिफरेंस समझने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कॉपर का साइज इतना है और जिंक का साइज इतना है। जिंक का साइज क्यों बढ़ा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया था, ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जिंक का साइज बढ़ गया। अब हमें पता है साइज बढ़ने से क्या बढ़ गया, उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो न्यूमिनेटर तो क्या हो गया, छोटा, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम घटता तो डेंसिटी बढ़ जाती, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जिंक की डेंसिटी कॉपर से ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि कॉपर का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ा है। और जब हम डेंसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके पीछे क्या रीजन आ गया भी, क्योंकि जिंक का साइज बड़ा है, साइज बढ़ने से उसकी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ गई, और वॉल्यूम बढ़ने से उसका क्या हो गया, जो डेंसिटी है कम हो गई, ठीक है, कॉपर से। अब उसके बाद फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी कलर वाली। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए जिंक को, कैडमियम को और मरकरी को, ठीक है, जो लास्ट है 3D का लास्ट, 4D का लास्ट एंड 5D का लास्ट, इन तीनों को छोड़कर सारे के सारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं, ठीक है। किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में। मतलब जब आप उन एलिमेंट को वाटर के साथ डिजोल्व करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां पर कलर शो करेंगे। और दूसरा एक इसके अंदर फैक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्रोमियम +3 में कोई कलर शो कर रहा है, क्रोमियम +2 में कोई कलर शो कर रहा है, ठीक है। ये डिटेल में नहीं पढ़ना भी कौन सा कैसे कलर शो कर रहा है, बस आपको पता होना चाहिए भी कलर किस वजह से शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद
यहाँ से याद कर लेना भी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को छोड़कर बाकी के सारे क्या करते हैं एलिमेंट कलर शो करते हैं। कलर किस वजह से शो करते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्या होते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट? देखिए मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्रोमियम+3 का हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। क्रोमियम+3 में आपको पता है अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं डी में, ठीक है। एस के तो निकल चुके हैं, +3 तभी आया जब एस के इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। पहले भरे भी किस में जाते हैं? एस में, और निकलेंगे भी किसके? एस के, क्योंकि एनर्जी क्या होती है उसकी कम होती है। अब देखिए 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है और आप इसको डिटेल में पढ़ोगे किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब देखो ये स्प्लिट हो जाता है डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये स्प्लिट हो जाता है। जैसे हमारा डी ऑर्बिटल ऐसे है ना, 5 वाला, ठीक है, 5 वाला है। इसमें जो हमारे ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन थे ये इसके, ये स्प्लिट हो जाते हैं किसमें? इसमें। एक होता है T2G, एक EG। ऐसा नहीं होता, किसी जो कंपाउंड होता है, मतलब कोई एग्जाम्पल होता है उसमें EG नीचे आ जाता है, T2G ऊपर जाता है, वो आप डिटेल में कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। अभी हमें ये याद रखना है ये D3 है, ठीक है, ये किस में टूटेगा? क्रोमियम का T2G और EG में। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक नीचे यहाँ पर भरे हुए हैं। जब हम इस एटम को क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला या ये वाला, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, हमें ऐसे पता नहीं चलता कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो वहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ट्रांजिट करेगा, यहाँ पर ट्रांजिशन करेगा, मतलब ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इनके पास एनर्जी आई है। तो जिस इलेक्ट्रॉन ने सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्वायर की होगी, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी आ गई होगी, वो क्या करेगा? अपनी ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट और इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से वो क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर कर लेगा। अब यहाँ चला जाएगा वो, ठीक है, यहाँ से जाके वो ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि देखो सबको पता है जो हमारी एनर्जी है वो ज़्यादा टाइम तक तो रहती नहीं, थोड़ी देर बाद क्या होगा? जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये वापस से कहाँ आएगा? नीचे आने की कोशिश करेगा ये वापस से। तो जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो जब ये मतलब अपर स्टेट से, ठीक है, आपकी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक नीचे आएगा तो यहाँ पर ये कलर शो करेगा, ठीक है, ये कलर शो करेगा और हर एलिमेंट का कलर अलग अलग होगा। जैसे क्रोमियम+3 का अलग होगा, ठीक है, आयरन+3 का, 2 का, ठीक है, सबका कलर अलग अलग होगा। कलर शो मतलब ये यहाँ से जब नीचे आएगा तो यहाँ पर एक कलर दिखाई देगा हमें, जैसे रेडिएशन छोड़ेगा। जैसे हम ये पटाखे वगैरह जलाते हैं ना, रॉकेट वगैरह, वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक कलर शो होता है, जैसे चिंगारी से निकलती है, ठीक है। तो ऐसे ही स्पार्कल यहाँ पर कलर शो होता है, तो उसको बोलते हैं हम भाई इस एलिमेंट ने ये कलर शो किया हुआ है, ठीक है। ये ट्रांजिशन की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 3 बच्चे ये बैठे हुए थे, ठीक है, और आपकी टीचर ने क्या बोल दिया कि मुझे प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना है, ठीक है। तो किसी को मान लीजिए मॉनिटर बना दिया। अगर किसी सीधे साधे बच्चे को बनाया है तो वो तो क्लास में आसानी से जो शांति स्थापित करे रखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ऐसे शरारती बच्चे को बना दिया मॉनिटर, तो वो क्या करेगा? उसके पास तो उस दिन सबसे ज़्यादा पावर होगी, तो उसको पावर मिलते ही वो क्या करेगा? छलांग वगैरह लगाना शुरू करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? जहाँ पर भी आप क्लास में नहीं चढ़ सकते, जो काम आप क्लास में नहीं कर सकते टीचर के रहते हुए, उसको क्योंकि अभी पावर मिली हुई है, सबसे पहले वो वही काम करेगा। किसी के साथ पिटाई करनी होगी तो वो करेगा, कहीं चढ़ना होगा तो वो करेगा। अब मान लीजिए इस जो शरारती बच्चे को पावर मिल गई है तो वो क्या करेगा? उछल कूद करेगा। थोड़ी देर बाद टीचर तो वापिस आएगी। अब टीचर देखेगी कि उछल कूद कर रहा है, क्लास में शोर हो रहा है, तो उसको क्या लगेगा? थप्पड़ लगेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो वो वापस से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी और वो वापस से अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो जब उसकी एनर्जी लूज होगी, वो वापस से आके बैठेगा, तो उसके चेहरे का रंग अलग होगा, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन हाव भाव अलग होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर वो कोई कलर शो करेगा। मान लीजिए अगर थप्पड़ लगाया हुआ है तो रेड कलर होगा फेस का, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना भी, जैसे आपकी क्लास का कोई एग्जाम्पल से आप ज़्यादा याद रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अभी देखो कलर तक तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।